हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के लिए बताओ कौन सी सरफेस पे होती है, कौन सी बल्क पे होती है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना। कैसे? कोई भी सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड या फिर लिक्विड जिसकी सरफेस पे ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, इसको बोलते हैं भाई एड्जॉर्बेंट। इसकी सरफेस पे फॉरेन मॉलिक्यूल्स आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन। तो ये कौन सी फिनोमेना हो गई है? सरफेस फिनोमेना हो गई। सरफेस पे होता है, अंदर कुछ नहीं होता। और ये जो पार्टिकल्स आए हैं इनको कहते हैं एड्जॉर्बेट। नाउ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन विद इन बल्क होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, तो जैसे मान लो किसी सॉल्यूशन में अपन रख देंगे पार्टिकल को, तो उसके अंदर से यूनिफॉर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? विद इन बल्क, इंटरनल पार्ट में होता है। कौन सा? एब्जॉर्प्शन। जबकि ये क्या है? सरफेस फिनोमेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए बताओ क्या सही है। एंट्रोपी में कमी होती है, एंथैल्पी में कमी होती है, क्या कुछ क्वेश्चन है। तो देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं। जैसे किसी गैस का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो एब्जॉर्प्शन हो गया तो ये इसकी सरफेस पे आके मॉलिक्यूल्स तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो पहले की कंपैरिजन में अरेंज हो जाएंगे। अरेंज हो जाएंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, और एंट्रोपी कम होगी तो चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक। नाउ कम्स टू एंथैल्पी, है ना। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन हो, तब जब ये होगा तो उस समय क्या होगा? एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट की सरफेस के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। बॉन्ड चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो एक अलग बात है, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब वहां पे अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे, और अगर अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे तो एनर्जी कम होगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है, या फिर ऐसा कह दीजिए डेल एच जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक। नाउ कम्स टू फ्री एनर्जी। तो डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस। अब देखो इसको एक बार यही होल्ड करते हैं। एक इक्वेशन तो ये है जिसमें हम लोग ये कहते हैं ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो एड्जॉर्प्शन अच्छा हो इसलिए डेल जी क्या होना चाहिए? खुद नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए यानी ये टर्म बड़ी होनी चाहिए, ये टर्म छोटी होनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर डेल जी की बात करूं तो डेल जी क्या होता है? माइनस टी डेल एस यूनिवर्स होता है भाई, है ना। तो एड्जॉर्प्शन हो इसके लिए डेल जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये वैल्यू नेगेटिव में रह पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एड्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है। जो एड्जॉर्प्शन की अमाउंट है जिसको एक्स बाई एम लिखते हैं अपन, है ना, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट और ये है मास ऑफ एड्जॉर्बेट, जिसकी ये तो वो है जिसकी सरफेस पे ये सब हो रहा है, यानी एड्जॉर्बेंट का है, और ये किसका है? एड्जॉर्बेट का। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? पहला, नेचर ऑफ गैस पे बिल्कुल डिपेंड करता है। गैस का टीसी अगर ज्यादा होगा, मतलब गैस अगर पोलर होगी, इसका मतलब उसका वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए ज्यादा होगा, गैसेज इजीली लिक्विफाई होगी, इजीली लिक्विफिएबल होगी, और इजीली लिक्विफिएबल होगी तो दोज गैसेज का जो एड्जॉर्प्शन है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या प्रेशर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। फ्रेंडलिक और लैंगमुर वाला अपन सेक्शन पढ़ते ही हैं, तो वो बिल्कुल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल, अपकमिंग क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ऑल फोर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट ठीक है फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन को लेकर के। अच्छा, फिजिकल और केमिकल में क्या डिफरेंसेस होते हैं? फिजिकल एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट की सरफेस के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन अगर वॉन डेर वाल्स फोर्सेज है तो वी विल कॉल इट फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जिसमें मल्टीलेयर बन सकता है जो कि रिवर्सिबल हो सकता है। और अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्सेज है, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में, इफ देयर इज अ केमिकल फोर्सेज, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सो वी कॉल इट केमिकल एब्जॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन, जो कि स्पेसिफिक होता है, मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। छी छी, गंदी बात है ये तो। एक्सोथर्मिक है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फिर एक चीज देखना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो होता क्या है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है? ऐसा नहीं होता है, तो ये तो गलत बात है। नाउ फिर अगला ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि आप टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एब्जॉर्प्शन का क्या इफेक्ट होता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ सीन रहता है, एक्स बाई एम वर्सेस टी, एक्स बाई एम वर्सेस टी ऐसा कुछ रहता है फिजिकल में, एंड केमिकल के केस में एक्स बाई एम वर्सेस टी ऐसा रहता है। तो फिजिकल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, और केमिकल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज होगा, इस वाले बेल्ट में देखो इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो कह रहा है, तो थर्ड गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि मोर नेगेटिव होता है। तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसका डेल एच होता है -40 किलो जूल के आसपास पर मोल, और जबकि केमिकल जो है उसका डेल एच होता है कितना, -82 -240 200 के आसपास इतना होता है। तो कौन ज्यादा नेगेटिव होता है, केमिकल वाला ज्यादा नेगेटिव होता है, और ये इनिशियली स्लो होता है। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। तो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है। मैं बात कर रहा हूं केमिकल एब्जॉर्प्शन की, और ये एग्जाम में कई बार आता रहता है, दैट्स व्हाई केमिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए बताओ कौन सा स्टेटमेंट ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। तो फिजिकल वर्सेस केमिकल एब्जॉर्प्शन को अगर अपन देखें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है ना, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, जबकि केमिकल में मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया, वो कह रहा है कि फिजिकल में मोनोलेयर का बनता है, तो गलत है। नाउ ये वाला जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, जबकि ये वाला क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। एंड अगर मैं स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक की बात करूं तो केमिकल वाला जो है ये स्पेसिफिक होता है, वाइल फिजिकल इज नॉन स्पेसिफिक, ठीक। अच्छा, इसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेज होते हैं, जबकि इसमें केमिकल फोर्सेज होते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया जाता है बार बार वो आता है डेल एच को लेकर के। तो इसका डेल एच जो होता है वो 40 किलो जो माइनस का 40 के आसपास होता है, और इसका डेल एच जो होता है -82 -240 के आसपास होता है किलो जूल में। तो ये ज्यादा नेगेटिव होता है, ये कम नेगेटिव होता है। नेगेटिव को कभी ऐसे मत समझ लेना लेस नेगेटिव मतलब मोर हो गया, नहीं, नेगेटिव केवल एक्सोथर्मिक को बता रहा है। तो इसका डेल एच कम होता है, इसका डेल एच ज्यादा होता है। तो इसके भी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो फ्रेंडली आइसोथर्म को लेकर के है। तो फ्रेंडली आइसोथर्म की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो x/m इज इक्वल टू k p⁻1/n, ठीक है। एक तो इक्वेशन ध्यान रखिएगा। नाउ अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं सो इट विल बी x/m वर्सेस p, प्लॉट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इस ग्राफ के तीन पार्ट देखने आपको, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये लो प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर पे है। अब आप एक चीज देखो, जब प्रेशर बहुत कम है, लो प्रेशर है, उस समय आपको x/m वर्सेस p कैसा नजर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहां से ऊपर देखो p की पावर कितनी रहनी चाहिए, तो 1/n की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी, ठीक। नाउ मॉडरेट में आइए, मॉडरेट प्रेशर के केस में क्या रहेगा, x/m प्रोपोर्शनल टू p। अब आपको यहां पर एक चीज देखो, इधर मैं एक प्लॉट करता हूं y प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं इस टाइप से प्लॉट करता हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज अ ग्राफ समथिंग लाइक y² प्रोपोर्शनल टू x, और इट कैन बी रिटन एज y x/2। अब आप यहां पर एक चीज समझो, x की पावर लेस देन 1 रही थी, इसका मतलब p की पावर लेस देन 1, तो 1/n की वैल्यू जो कि पावर है क्या रहेगी, लेस देन 1, यानी 1/2 1/3 1/4 एटसेट्रा। एंड एट हाई प्रेशर क्या सीन रहेगा, हाई प्रेशर पे देखो x/m जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो x/m प्रोपोर्शनल टू p⁻0। अच्छा, पावर 0 है, इसका मतलब 1/n की वैल्यू जो है वो 0 है। तो आपको यहां पे ये देखना है 1/n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 और 1 के बीच में है। सो 1/n जो है इट इज ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इसके बीच की कोई भी वैल्यूज हो सकती है। नाउ अगर इसी को मैं लॉग फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ x/m इज इक्वल्स टू log ऑफ k प्लस, अच्छा 1/n पावर है वो आगे आ जाएगी, इट विल बी log p। तो इस टाइप से भी बना सकते हैं अपन, प्लॉट करेंगे तो ये इस टाइप का प्लॉट आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस होता है एब्जॉर्प्शन पे। तो आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, x/m वर्सेस t और प्रेशर के साथ में, और ये डिफरेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किए हुए हैं, T1 T2 एंड T3। आप एक सिंपल सा काम करें, क्या करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली किसी गिवन कांस्टेंट प्रेशर पे। अब आप देखो क्या इफेक्ट आ रहा है, आप इस लाइन के अलोंग विद जा रहे हो तो एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, और एब्जॉर्प्शन कब ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा, सॉरी ये टेम्परेचर लो रहा होगा और ये टेम्परेचर हाई रहा होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन कम है,
लो टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन ज्यादा है। एड्जॉर्प्शन का पता किससे चल रहा है? एक्स बाई एम से। सो T1 T2 T3 में हम लोग ये कह सकते हैं, ये हमको रिलेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन जो है वो एड्जॉर्ब हो रही है किस पे? 1.2 ग्राम मेटल पे एड्जॉर्ब हो रही है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 2.4 ग्राम को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फर्दर मैं उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मोल्स कितने मिल जाएंगे? 2.4 डिवाइडेड बाई 32, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इनटू 22.4 लीटर। यानी इतना एड्जॉर्ब हो रहा है किस पे? 1.2 ग्राम पे। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताओ पर ग्राम ऑफ, ये किसके डेटा है? मेटल के। सो पर ग्राम ऑफ मेटल बताओ कितनी होगी? तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा? 2.4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 22.4। इतना है 1.2 से, सो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा? अपॉन 1.2, इतना लीटर पर ग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि मिथाइलिन ब्लू जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में एड्जॉर्ब हो रहा है एक्टिवेटेड चारकोल पे। तो पहली बात तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। नाउ कम्स टू वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इट रिक्वायर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन की जरूरत होती है फिजिकल में? नहीं, केमिकल में होती है। तो ये गलत है, उसने करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट गलत है। नाउ सेकंड क्या कह रहा है कि इस एड्जॉर्प्शन के साथ में एंथैल्पी डिक्रीज होती है। इट इज अकम्पनाइड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी दोनों में डिक्रीज होती है, चाहे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो। तो सेकंड बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्या कह रहा है? एक्स बाई एम जो है एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ऐसा कहां होता है? केमिकल में होता है, और वो भी कब? शुरू में होता है। हाई टेम्परेचर पे तो उसमें भी डिक्रीज हो जाता है। ग्राफ याद है अपने को? और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल केमिकल होता है, फिजिकल नहीं। तो फिजिकल को लेकर के आंसर करने थे, तो फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट तीनों गलत है, ओनली सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एड्जॉर्प्शन को लेकर के दो टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आज तक आए हुए हैं। पहला तो आता है कौन सा? फ्रेंडली का, या फिर लैंग्वेज इक्वेशन को जो मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन आता है, उसका ग्राफ लोड कर लो, इंटरसेप्ट इतना, स्लोप इतना है, जिसके क्वेश्चंस हम मॉड्यूल वगैरह में हमने देखे हैं, रेस वगैरह में, टेस्ट पेपर में आते रहते हैं। एक क्वेश्चन ये आता रहता है, ये वाला, कि पहले सॉल्यूशन इतना था, इसकी स्ट्रेंथ इतनी थी, थोड़ी देर बाद इतनी कंसंट्रेशन रह गई, तो बताओ पर ग्राम कितना एड्जॉर्ब हो रहा है, या 1 ग्राम कितने पे एड्जॉर्ब हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। बात को इतना सिंपल रखो, इसको क्वेश्चन में कुछ भी कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ है ही नहीं। आप इसको ऐसा समझो, आपके पास क्या था? आपके पास ये कह रहा है वुड चारकोल था, और जो चारकोल है इसका मास कितना है? 0.5 ग्राम। ये सॉल्यूशन में था। कॉन्सेप्ट को समझना, या गैसीय स्टेट पे भी ला सकते हैं, ये सॉल्यूशन पे भी है। इसकी मोलरिटी थी m1, इसका वॉल्यूम था पहले v1, ठीक। अब इसके अंदर जब आपने ये चारकोल मिला दिया, तो यहां से गैस, इसके सॉल्यूशन में सोल्यूट के कुछ मोल्स रहे होंगे, उसमें से कुछ इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम। अब कंसंट्रेशन हो गई है m2, वॉल्यूम नियरली सेम ही ले लिया। तो क्या यहां पर हम ये बता सकते हैं कि कितने मोल्स यहां एडजॉर्ब हुए हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? मैं यहां पे मोल्स पता करूं, पहले मोल्स कितने आ जाएंगे? m1 v1 या m1 इंटू v, ये आ गए मोल्स कौन से? इनिशियल। और यहां पे मैं मोल्स पता कर सकता हूं n फाइनल। सॉल्यूशन में जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? m2 इंटू v। क्या ये डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा। ये ज्यादा होंगे, ये कम होंगे, ठीक। अब बात ये आती है कि कम क्यों हुए? क्योंकि इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए। तो एडजॉर्ब्ड मोल्स कितने होंगे? डिफरेंस हो जाएगा m1v माइनस v माइनस m2 इंटू v। इतना एडजॉर्ब हुआ, इतने मोल्स एडजॉर्ब हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? यहां पे देखो, इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इतने मोल्स एडजॉर्ब हुए हैं, तो पहले मोलरिटी कितनी थी? 1 मोलर। वॉल्यूम कितना था? 50 ml। बाद में कितनी हो गई है? m2 0.5 हो गई है। तो हम ये कह रहे हैं एडजॉर्ब्ड मोल्स कितने हो गए? कितने मोल्स हो गए एडजॉर्ब्ड? 1 इंटू 50 ml है भाई, लीटर, माइनस 0.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा? 50 बाई 1000 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 0.5 पीछे बचा। ये तो है मोल्स। नाउ मैं इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो कितना ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्जेलिक एसिड की, ऑक्जेलिक एसिड का मास बता सकता हूं मैं कितना एडजॉर्ब जो हुआ है, बिल्कुल मोल्स इनटू मोलिकुलर मास, ये मोलर वेट, मोल्स मेरे पास है, ये पड़े, मोलिकुलर वेट मेरे पास आ जाएगा कहां से, ऐड कर लो, इतना मास जो है वो इतने ग्राम वो एडजॉर्ब हुआ है किस पे, 0.5 ग्राम पे। इसको मैं एक बार के लिए एक्स लिख देता हूं ना, एक्स ग्राम हुआ है मान लो ये सॉल्व करने पे, एक्स ग्राम किस पे एडजॉर्ब हुआ है, 0.5 ग्राम पे, 0.5 ग्राम पे कितना एडजॉर्ब हुआ है, एक्स ग्राम। कौन है 0.5 ग्राम, ये तो है चारकोल और ये है ऑक्जेलिक एसिड, तो 0.5 ग्राम पे एक्स ग्राम हुआ है, तो 1 ग्राम पे कितना हो जाएगा, 2x ग्राम, बस आंसर आ जाएगा 2x, आपको आंसर करना है, x की वैल्यू यहां से लाके पटक लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ये एक रिएक्शन है जिसमें SO3 का प्रोडक्शन हो रहा है और यहां पे कैटलिस्ट है NO। तो देखो इनकी फिजिकल स्टेट सबकी देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्या है, गैसेज, और जो कैटलिस्ट है वो भी क्या है, गैस है। तो पूरा का पूरा क्या वन फेज सिस्टम है, और ऐसे कैटलाइसिस को अपन कहते हैं होमोजेनियस कैटलाइसिस, है ना। होमोजेनियस कैटलाइसिस के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है ना। तो जहां पे एस्टर प्लस, आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं चाहे तो, एस्टर प्लस वाटर, इससे क्या बन जाएगा, एसिड प्लस एल्कोहल। यहां पे जो कैटलाइसिस है ये सब किस में, एक्वस फेज में, एंड रिएक्शन जो है वो एसिड कैटलाइज्ड होती है, वो भी एक्वस मीडियम में है। तो ये एग्जांपल्स हैं होमोजेनियस कैटलाइसिस के। लाइकवाइज हेटेरोजेनियस कैटलाइसिस के एग्जांपल्स में फेमस जो है हेबर प्रोसेस है, जिसमें N2H2 एंड अमोनिया, दीज आर इन गैसेस व्हाइल Fe एज ए कैटलिस्ट इज सॉलिड, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें यही रिएक्शन होती है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है, हेटेरोजेनियस की बात कर रहा हूं मैं, उस समय जो होता है वो होता है हमारे पास प्लेटिनम, सॉरी V2O5। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जियोलाइट को लेकर के है। अच्छा जियोलाइट होता है क्या है, तो सबसे पहली एक जो इंपॉर्टेंट इसकी बात आती है ये है साइज सेलेक्टिव कैटलाइसिस। साइज सेलेक्टिव कैटलाइसिस का क्या मीनिंग होता है, कैटलाइसिस जो है ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें पोर साइज होती है। तो ये जियोलाइट ओनली दोज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को रिएक्शन में अलाउ कर सकता है जिनकी साइज जो है ये पोर साइज से कम है, यानी हर कोई सा रिएक्टेंट यहां नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि सेलेक्टिविटी है ऑन द बिहाफ ऑफ साइज। ठीक, होते क्या है ये, दीज आर 3D सिलिकेट्स। सिलिकेट्स अपन पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, ये इस टाइप का सा पैटर्न होता है चारों तरफ। अब क्या होता है, कुछ सिलिकॉन जो है दोज आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम आयन। अच्छा देखो सिलिकॉन तो +4 में, एल्यूमिनियम +3 में, तो एक सिलिकॉन जाएगा एल्यूमिनियम आएगा, तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए साथ में इसमें एल्यूमिनियम के साथ में कौन आएगा, Na+ आएगा। एंड दैट्स व्हाई ये जो जियोलाइट की स्ट्रक्चर बनती है, इसी को हम लोग कहते हैं कि दीज बिहेव लाइक ए कैटाइन एक्सचेंजर, और ये वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज आते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये कह रहा है एनायनिक एक्सचेंजर है, नहीं है, ये तो कैटायनिक एक्सचेंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोक जो है वो किस टाइप का कोलॉइड है ना। तो कोलॉइड जो है भाई वो फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे, किसकी, डीपी एंड डीएम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 8 टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। 9th वन नहीं होगा, कौन सा, गैस इन गैस, बिकॉज दोज आर होमोजेनियस और कोलॉइड हेट्रोजेनियस होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ फोक किसका एग्जांपल है। अच्छा इसमें ये हमसे पूछे जाते हैं ना, तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, सॉलिड इन गैस, गैस लिक्विड। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, डीपी कौन होगा इसको आप सेकेंडरी रखें, डीएम कौन होगा सबसे पहले पता करें। और डीएम का पता कैसे चलेगा, वो आपको नजर कैसे आता है, फोक कैसा नजर आता है आपको, फोक कहां पे होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, तो एज ए गैस होता है। तो यहां पे जो डीएम है वो होगी गैस, और फोग में होता है क्या, लिक्विड होता है, तो ये हो गई कौन सी, डीपी। तो फोग किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन गैस। इसी टाइप से जैसे एग्जांपल ले लो आप क्लाउड, क्लाउड की भी यही कहानी है, मिस्ट इसकी भी यही कहानी है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने डस्ट, अब डस्ट किस कैटेगरी में आएगा, डस्ट में क्या होता है, डस्ट कहां पे होती है, एटमॉस्फेयर में, अगेन ये भी गैस है, लेकिन कहां गैस में होता है क्या, डस्ट में क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सो डस्ट किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस, है ना। तो इस टाइप से 8 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है और इनके एग्जांपल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।